क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर छूट गया था, जिसे अब हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक जीव निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीव की जीवन अवधि या लाइफ स्पान कहलाती है। यह बात रोचक है कि कुछ जीव केवल एक दिन में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, जबकि कुछ जीव हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। किसी जीव की जीवन अवधि भले ही कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक कोष की जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है, अर्थात सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। जीवित जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी जैसी संरचनाएं बनाता है, जनन कहलाती है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, जिसे हम संतति या प्रोजेनी कहते हैं। संतति में वृद्धि होती है तथा परिपक्वता आती है, जो तरुण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। यही जीवन चक्र कहलाता है। जनन द्वारा एक जाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। प्रत्येक जाति की उत्तरजीविता ऐसी सफलता पर निर्भर होती है जिसका अंत प्राकृतिक मृत्यु के रूप में होता है। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता क्या है, जनन इकाइयाँ तथा जनन अंग कौन से हैं, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन और युग्मक जनन के अंतर्गत शुक्र जनन और अंड जनन तथा स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मनुष्य में केवल लैंगिक जनन होता है। इसमें नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं। पुरुषों में नर जननांग और स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मनुष्य में इंटरनल फर्टिलाइजेशन अर्थात आंतरिक निषेचन होता है और फिर अंडे का भ्रूणी विकास गर्भाशय में होता है और ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। इस प्रकार से मनुष्य को हम जरायुज प्राणी या विविपेरस एनिमल कहते हैं। मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, जैसे कि स्त्रियों में स्तन ग्रंथियाँ विकसित होती हैं, परंतु पुरुषों में अर्थात नर में स्तन ग्रंथियाँ अल्प विकसित होती हैं। पुरुषों में दाढ़ी और मूछ होती हैं, जबकि स्त्रियों में इनका विकास नहीं होता। स्त्रियों की आवाज़ पतली और मधुर, जबकि पुरुषों की आवाज़ भारी या मोटी होती है। और स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जबकि पुरुषों में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र नहीं पाया जाता है। इस तरह से आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जानेंगे कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। जैसा कभी बताया कि विविपेरस होता है, क्योंकि ये बच्चे को जन्म देने वाला होता है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना अर्थात युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं और स्त्री में अंडाणुओं का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण
और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन अर्थात फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण कि जाइगोट का निर्माण होता है, ये घटनाएं शामिल होती हैं। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना यानी अंतरारोपण, भ्रूणी परिवर्धन और शिशु के जन्म की क्रियाएं घटित होती हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो मनुष्य में नर और मादा जननांग अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य यूनिसेक्सुअल होता है अर्थात एक लिंगी प्राणी होता है, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अर्थात लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जैसा कि अभी हमने बताया, नर और मादा में क्या क्या अंतर हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रजनन तंत्र के बारे में कि मनुष्य में नर और मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक जनन तंत्र पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के लैंगिक अंग प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक अंगों से बने होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हैं? तो इसके अंतर्गत ऐसे जनन अंग आते हैं जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। इसमें गोनट्स या हम इन्हें गोनट्स कह सकते हैं, जनन कह सकते हैं। नर में वृषण या टेस्टिस और मादा में ओवरीज या अंडाशय की जनन कोशिकाएं विभाजन और परिपक्वन के परिणाम स्वरूप युग्मकों का निर्माण करती हैं। गोनट्स की क्रियाविधि का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन एलएच और एफएसएच द्वारा होता है। नर में टेस्टिस से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नर के बाह्य और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा सहायक नर ग्रंथियों के निर्माण का कार्य करता है। इसी प्रकार मादा से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन द्वितीयक और बाह्य लैंगिक लक्षणों, सहायक मादा ग्रंथियों और मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र का विकास एवं नियमन करते हैं। इस प्रकार से पुरुषों में नर के वृषण से स्रावित हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन और मादा में अंडाशय से स्रावित हार्मोन को एस्ट्रोजन कहा जाता है। दोनों ही हार्मोन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आता है एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, अर्थात ऐसे लैंगिक अंग जो युग्मक उत्पन्न नहीं करते हैं लेकिन जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नर के प्रमुख सहायक अंग के अंतर्गत शुक्रवाहिनी जिसे वास डिफरेंस, शुक्राशय, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस और काउपर ग्लैंड होती हैं। जबकि मादा में प्रमुख सहायक लैंगिक अंग ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय अर्थात यूटेरस, योनि यानी वैजिना और भग मीन्स क्लिटोरिस तथा बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं। अर्थात मेल में काउपर ग्लैंड और फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड्स महत्वपूर्ण होती हैं। मेल और फीमेल के इन सहायक लैंगिक अंगों से किसी प्रकार का हार्मोन भी स्रावित नहीं होता है। अब बात करते हैं पबर्टी या यौनारंभ क्या है। तो द्वितीयक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन जब प्रारंभ होता है तो इसे ही हम पबर्टी या यौनारंभ कहते हैं। इस दौरान लड़कियों में परिवर्तन एवं अंतर स्पष्ट हो जाता है। लड़कों में पबर्टी की उम्र 13 से 15 वर्ष और लड़कियों में यह 10 से 14 वर्ष की आयु में होता है। अब जानते हैं पुरुष यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र अर्थात पेल्विक रीजन में अवस्थित होता है
और इसके अंतर्गत आने वाले अंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जोड़ी टेस्टिस यानी वृषण होते हैं, वृषण कोश यानी स्क्रोटम होता है, और अनेक वासा डिफरेंसिया जिन्हें हम शुक्रवाहिकाएँ यानी वासा इफरेंसिया, और 2 अधिवृषण यानी इपीडाइडमिस, 2 शुक्रवाहिनियाँ वासा डिफरेंसिया, 2 शुक्राशय यानी सेमिनल वेस्किल्स, और 2 इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनियाँ होती हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा तथा काउपर ग्लैंड तथा पेनिस या शिश्न आता है। एक बार पुनः आप कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं इनके बारे में फिर जान लीजिए, जिसको हम पहला कह सकते हैं एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस, जिनमें कि शुक्राणु एवं नर लिंग हार्मोन बनते हैं। दूसरा वृषण कोश, जिसे हम स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, इसके अंदर ही वृषण बंद रहते हैं। और वासा एफ्रेंसिया और इपीडाइडमिस, इनकी संख्या 2 होती है। यहाँ पर स्पर्म यानी शुक्राणु परिपक्व होते हैं और 2 शुक्रवाहिनियाँ वासा डिफरेंसिया, 2 शुक्राशय अर्थात सेमिनल वेस्किल, 2 इजैकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन और स्खलन वाहिनियाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा तथा काउपर ग्लैंड तथा पेनिस, ये मनुष्य में आने वाले प्रमुख मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आप डायग्राम में देख सकते हैं। दाहिनी तरफ स्क्रीन में बने हुए डायग्राम के माध्यम से आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आसानी से समझ सकते हैं। टेस्टिस है और उसके ऊपर की तरफ इपीडाइडमिस को दिखाया गया है। बीचों बीच में पेनिस और पेनिस के बीच में मध्य में यूरेथ्रा है, और ऊपर की तरफ जाने पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर डक्ट डिफरेंस बगल में निकली हुई हैं, और ऊपर की तरफ यूरेटर है और इसके नीचे की तरफ सेमिनल वेस्किल दर्शाया गया है। इस डायग्राम को आप नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन बनाने के लिए आता है। आशा है आपने मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के डायग्राम को भली भांति देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब एक एक मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है टेस्टिस। टेस्टिस जैसा कि आप जानते हैं, मेल में एक जोड़ी वृषण थैलीनुमा वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित रहते हैं। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं टेस्टिस से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे हम मूत्राशय मुख के नाम से जानते हैं। टेस्टिस की माइक्रोस्कोपिक संरचना को देखा जाए तो प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 पिरामिडी वृषणी पिंडक यानी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, और प्रत्येक पिंडक में 1 से 4 महीन और अतिकुंडलित सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। नलिकाओं में शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के अतिरिक्त पिंडक के ऊतक में रक्त केशिकाएँ, तंत्रिका तंतु तथा अंतराली कोशिकाएँ भी पाई जाती हैं। अंतराली कोशिकाएँ ही लीडिंग कोशिकाएँ ही कहलाती हैं, और लीडिंग कोशिकाएँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH तथा अंतराली कोशिकाएँ उत्तेजक हार्मोन ICSH के नियंत्रण में नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एवं अन्य एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। यही हार्मोन नर लक्षणों का निर्धारण
तथा शुक्राणुजनन को प्रेरित करते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका जननिक उपकला द्वारा स्थिरित होती है और जननिक उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजन कोशिकाएं, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरा है शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने वाली सर्टोली सेल्स या सेल्स ऑफ सर्टोली के नाम से जानी जाती हैं। शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण टेस्टिस विकास के दौरान मूल जनन कोशिकाओं से होता है और सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को अवलंबन, सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। इसीलिए हम इन्हें नर्सिंग सेल भी कहते हैं या नर्स कोशिकाएं कहते हैं। ये इन्हिबिन नामक प्रोटीन युक्त हार्मोन का भी स्रावण करती हैं। आप स्क्रीन पर वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। टेस्टिस में कौन कौन से पार्ट दिखाई पड़ते हैं, इनको आसानी से आप समझ सकते हैं। टेस्टिस की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी आपको अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर के साथ ही बनाना होगा। उसके बाद फिर आता है स्क्रोटम, जिसे हम वृषण कोश के नाम से जानते हैं। टांगों के बीच में लटका हुआ थैलीनुमा कोश, जिसमें दोनों टेस्टिस स्थित होते हैं, उसे ही स्क्रोटम कहा जाता है। ये पतली रोमयुक्त त्वचा द्वारा घिरा रहता है। स्क्रोटम एक आंतरिक वृषण पट्ट यानी स्क्रोटल सेप्टम द्वारा दो कक्षों में विभक्त होता है। वृषण का उदर गुहा के बाहर वृषण कोशों में स्थित होना इसीलिए आवश्यक है कि उदर की अपेक्षा वृषण कोशों का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो कि शुक्राणु जनन एवं शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आदर्श तापक्रम होता है। इसीलिए टेस्टिस स्तनधारियों में शरीर के बाहर लटके हुए रहते हैं, क्योंकि बाहर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसके कारण इनके अंदर शुक्राणु का बनना और उनका परिपक्वन बड़ी आसानी से होता है। तीसरा आता है शुक्रवाहिकाएं या वासा एफरेंसिया। ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो वृषण जालक या रेड टेस्टिस से निकलती हैं तथा वृषण के पश्च सतह पर एक लंबी नलिका एपिडाइडिस में खुलती हैं। एपिडाइडमिस में ही ये रेटी टेस्टिस खुलती है। एपिडाइडमिस क्या है? प्रत्येक टेस्टिस में शुक्रवाहिकाएं परस्पर संलयन करके एक वाहिनी बनाती हैं, जिसे अधिवृषण कहते हैं। एपिडाइडमिस स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं को संग्रहित रखती हैं, उसके परिपक्वन हेतु पोषण स्रावित करती हैं। फिर आता है शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस। प्रत्येक टेस्टिस के पुच्छ अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहक नली कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर के पश्च सतह के ऊपर से जाती है, जहाँ ये शुक्राशय वाहिनी यानी सेमिनल डक्ट से जुड़कर इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। अगला आता है शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स। ये एक जोड़ी मांसल ग्रंथिल थैली के आकार की रचनाएं होती हैं, जो मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित होती हैं। प्रत्येक शुक्राशय से अनेक डायवर्टिकुलम निकले होते हैं, जिनकी ग्रंथिल कोशिकाओं से शुक्रिय तरल का स्राव होता है और यही तरल सीमेन का अत्यधिक भाग बनाता है। इसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, साइट्रेट और प्रोस्टाग्लैंडिस आदि होते हैं। ये तरल शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण प्रदान करता है। प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी अपनी ओर के शुक्राशय से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। फिर आता है इजैकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन वाहिनी। प्रत्येक शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए
प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग से मिलकर एक मूत्र जनन नलिका बनाती है। फिर आता है यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग। मूत्राशय से एक वाहिनी निकलकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा शिश्न के शीर्ष पर बाहर की ओर खुलती है। और आता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये भूरे रंग के अखरोट के आकार की ग्लैंड्स हैं। ये कई पिंडों में बटी होती हैं। प्रत्येक पिंड से एक छोटी नलिका निकलकर मूत्रमार्ग में खुलती है। यह जलीय क्षारी दूधिया रंग का तरल स्रावित करती है, जो मूत्रमार्ग में मूत्र से उत्पन्न अम्लता को निष्प्रभावित करता है। इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, सिट्रेट, लाइसोजाइम और हाइलुरोनिडेज आदि होते हैं और इस सीमेन का लगभग 25% भाग बनाता है। इस शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने में भी मदद करता है। अगला जो महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम काउपर ग्लैंड्स कहते हैं या बल्बो यूरेथ्रल के नाम से जानी जाती हैं। यह मूत्रमार्ग के दोनों तरफ एक एक छोटी पीले रंग की ग्रंथियां होती हैं। इन्हें हम काउपर ग्लैंड्स कहते हैं और ये क्षारीय श्लेष्म युक्त द्रव का स्राव करती है। अंत में आता है शिश्न या पेनिस। यह त्वचा से ढका रहता है और शिश्न के अंदर का भाग अत्यंत संवहनी और स्पंजी होता है। अब आता सीमेन। मैथुन के समय शिश्न के शीर्ष भाग में स्थित मूत्र जनन छिद्र से जो द्रव निकलता है उसे ही हम सीमेन कहते हैं। प्रोस्टेट तरल शुक्राणु द्रव एवं शुक्रिय द्रव, ये इस तरह से तीन चीज़ें मिल करके सीमेन का निर्माण करती हैं। प्रोस्टेट लिक्विड, शुक्राणु द्रव और शुक्रिय द्रव से मिलकर सीमेन बनता है। इसमें स्पर्म होते हैं और प्रायः 10% होते हैं। उनको छान कर अलग कर देने से जो द्रव बच जाता है उसे शुक्रिय जीव द्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। अब हम जान लेते हैं नर जनन अंगों के कार्य क्या होते हैं। तो टेस्टिस का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण और नर हार्मोन की उत्पत्ति करना। अभी आपको नर और मादा हार्मोन के बारे में बता चुके हैं। अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है और शुक्राणु सक्रियता प्राप्त करते हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ने का काम करती है और इस शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का भी कार्य करती है। शुक्राशय से चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड से एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है जिसे प्रोस्टेट द्रव कहते हैं, जिसमें सीमेन में विशेष गंध होती है और यह द्रव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने में मदद करता है। और शिश्न क्या करता है, पेनिस, ये शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि में अंदर पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत नर जननांगों के बारे में आपने जानकारी हासिल की। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन कौन से होते हैं और इनका क्या कार्य होता है। अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से हम मादा जननांगों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।